हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक और नए लेक्चर्स के बारे में। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर आप लोगों ने अंडरस्टैंडिंग बनानी है तो पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग आपके अच्छे होने चाहिए। देन आपके कोऑर्डिनेशन, मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ऑर्गेनोमेटेलिक, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आप समझने लायक हो जाते हैं। ठीक है, ये बेसिक्स होते हैं और यहाँ से सवाल मिलते भी हैं क्योंकि एक्सेप्शंस वगैरह भी यहाँ पर हैं काफी सारे। तो चलिए देखते हैं। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिया है वो है वेरिएशन ऑफ ऑर्बिटल एनर्जीज ऑफ एटम्स। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है? ठीक है, कई बार आप लोगों को शायद समझ में आया नहीं होगा कि ये टॉपिक यार ये है क्या। तो इसमें बेसिकली आपने पढ़ना है एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाएंगे। आपको याद है ना आउफबाउ प्रिंसिपल 1s2 2s2 है ना। तो इसमें हम लोग बात करेंगे बेसिकली एक तो n+l रूल के बारे में, जिससे आउफबाउ प्रिंसिपल बनाया गया था, या फिर हम कह सकते हैं सीधे सीधे कि हम बेसिकली इसमें आउफबाउ प्रिंसिपल की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो किन्होंने ये दिया था, क्या ये नाम है, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो स्किप मत करना, ऐसा मत समझना कि आपको ये आता है तो आप आगे बढ़ जाएंगे। एक बार देख लें, चाहे आप स्पीड बढ़ा लें उसकी, ठीक है, कोई मसला नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो वेरिएशन ऑफ ऑर्बिटल एनर्जीज ऑफ एटम्स। तो सबसे पहले एक इसमें स्टेटमेंट नोट कर लेते हैं। हम स्टेटमेंट लिखेंगे, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा लिखने का काम रहेगा इनऑर्गेनिक में, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ सिंगल एटम, in a single atom can be determined, पहला रूल बता रहा हूं मैं आपको, can be determined by only कौन सा क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, by only प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसमें कहा जा रहा है कि जब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन हो किसी सिंगल एटम में, ठीक है, तो वहां पर एटम भी सिंगल है, मतलब हाइड्रोजन टाइप है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पर जो एनर्जी का ऑर्डर है वो कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं? तो वहां पर ऑर्डर बहुत सिंपल होता है। पहले 1s, उसकी एनर्जी कम, फिर उससे ज्यादा एनर्जी 2s की, क्योंकि 2 क्या बता रहा है हमें? सेकंड शेल बता रहा है। 2s और 2p की एनर्जी सेम होगी। फिर आ जाता है थर्ड शेल, थर्ड s शेल में 3s होता है, ऐसे ही 3p होता है, और ऐसे ही थर्ड शेल में होता है d। तो इन तीनों की एनर्जी सेम रहेगी। फिर फोर्थ वाले शेल की एनर्जी आएगी 4s, 4p होता है, 4d होता है, और 4f होता है। तो ये कुछ ऑर्डर रहता है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए, जब एटम भी क्या हो आपके पास? सिंगल हो। तो बेसिकली हाइड्रोजन के लिए ये ऑर्डर माना जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए इसी ऑर्डर को माना जाता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर हाइड्रोजन के लिए या किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, सिंगल एटम के लिए बनाया हो तो आपने ये ऑर्डर लगाना है। फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन्स, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, जो आप लोग आज तक पढ़ते आए हैं, तो यहाँ ऊपर वाले में हमें सिर्फ क्या देखना है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जितना ज्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उतनी ही ज्यादा क्या होगी? उनकी एनर्जीज होंगी। ठीक है, तो जैसे 4f में हमें ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये 4 देखना है, ठीक है, यहाँ 3 देखना है। तो बस आगे वाले नंबर से मतलब है जितना ज्यादा शेल उतनी ज्यादा एनर्जी। अब बात करते हैं फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन्स। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए कैसे बताई जाती हैं चीजें? फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन्स, तो फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के केस में आपके पास इसे बताया जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमिथल क्वांटम नंबर की हेल्प से, राइट? प्रिंसिपल और एजीमिथल क्वांटम नंबर की हेल्प से बताया जाता है। इसीलिए इस रूल का नाम पड़ गया n+l रूल। तो किसकी हेल्प से बताया जाएगा इसे? n+l रूल की हेल्प से बताया जाएगा। ठीक है, तो इसे n+l रूल कहा जाता है। तो
N+L रूल में हम आगे बढ़ते हैं। तो N+L रूल क्या होता है बेसिकली? N+L रूल में हमारा पहला रूल ये है कि आपने एनर्जी देखनी होती है यहाँ पर सिर्फ किसकी, अच्छा मैं इसके नाम भी लिख देता हूँ। N+L रूल को ही बोहर्स-बरी मॉडल भी कहा जाता है, बोहर्स-बरी मॉडल, ठीक है। और एक बड़ा यूनिक सा नाम है, मुझे लगता नहीं आप लोगों ने सुना होगा, इसको बोलते हैं मैडिलंग रूल, मैडिलंग रूल, मैडिलंग रूल, ठीक है। तो इन सारी चीजों से हम इसे बता सकते हैं। तो ये साइंटिस्टों की नेम है बेसिकली। तो N+L रूल में पहला आपने स्टेटमेंट लिखना है स्मॉलर द वैल्यू ऑफ, देखिए रूल क्या कहता है, N+L की वैल्यू निकालनी है आपने, तो स्मॉलर द वैल्यू ऑफ N+L, जितनी N+L की वैल्यू कम होगी एनर्जी उतनी ही क्या होगी, लो होगी। तो स्मॉलर द वैल्यू ऑफ N+L फॉर अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, स्मॉलर विल बी, तुम्हारे नोट्स की वजह से मैं लिख दे रहा हूं, नहीं तो सारी चीजें ऐसी बताई जा सकती। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ N+L, स्मॉलर विल बी द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, स्मॉलर विल बी इट्स एनर्जी। अभी अप्लाई करके दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारे पास, अब देखो स्टार्टिंग के तो सभी को याद रहते हैं। मान लीजिए मैंने कोई आगे का पूछ लिया आपसे, जैसे आपसे पूछा गया यार 4p और 5s में, 4p और 3d में बताना है आपको, 4p और 4d में आपको बताना है, ठीक है। इसमें आप लोगों ने चेक करना है कि भाई किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो हम चेक कर लेते हैं। तो n आप जानते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 4 है। यहाँ पे l की वैल्यू आप लोग जानते होंगे कि जो l होता है वो होता है आपका 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। तो l की वैल्यू जो है 0 किसके लिए होती है, s के लिए होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है, f के लिए 3 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर p है आपके पास, तो p के लिए 1 है, तो N+L कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ पर d के लिए कितना होता है, l, d के लिए 2 होता है, तो ये कितना आ गया, 6 आ गया। तो किसकी एनर्जी ज्यादा है, 4d की। मतलब इलेक्ट्रॉन भरना है तो पहले कहाँ भरा जाएगा, 4p में भरा जाएगा। ध्यान रहे हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भरने का ऑर्डर हमेशा रिवर्स रहेगा। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आपको चेक करना था कि यार 6s पहले आता है या 5f पहले आता है, तो चेक कर लेते हैं। n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 5, राइट। फिर यहाँ पे l चेक कर लेते हैं, s के लिए l कितना है, 0, तो n+x l कितना आ गया, 6। यहाँ पे l कितना है, f के लिए 3 है, तो 5, 3 और ये 8, तो इसका मतलब 5f की एनर्जी ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ भरा जाएगा, 6s में भरा जाएगा, राइट। तो ये कहानी है हमारे पहले पॉइंट की। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये कहता है हमसे, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर N+L की वैल्यू क्या आ जाए, सेम, इफ N+L सेम, तो आपने क्या करना होता है, तब आपने देखना होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देन डिसाइडेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देन डिसाइडेड बाय n। फॉर एग्जांपल आपके पास होता अगर 4p और 3d, तो 4p और 3d में चेक करते हैं, n इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 3, चेक करके बताओ, बोल दो भाई l कितना आ जाएगा। p के लिए देखो कितना लिखा है, 1 है, तो कितना आ गया, 5। यहाँ पे l, d के लिए कितना है, 2 है, कितना आ गया, 5। तो ये दोनों तो सेम आ गए, है ना। तो किसको देखा जाएगा, सिर्फ अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो 4p की एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 3d। क्लियर हुआ। तो इसे कहा जाता है N+L रूल या फिर बोहर्स-बरी मॉडल। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसी के बेसिस पे फिर क्या बना दिया गया, आपका ऑफ-बाउ प्रिंसिपल बना दिया गया। तो चलिए उसे देख लेते हैं। तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल की हम बात करते हैं। तो
हेडिंग लिखेंगे हम लोग अफबाउ प्रिंसिपल। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या अफबाउ किसी साइंटिस्ट का नेम है, तो बिल्कुल नहीं, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक्स। तो अफबाउ किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है, बोहर्स और बरी मॉडल है ये, ठीक है। तो अफबाउ प्रिंसिपल हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास है सबसे पहले यहाँ पे शेल, तो हमारे पास है फर्स्ट शेल, फिर है सेकंड शेल, फिर ऐसे ही थर्ड शेल है, फिर हमारे पास है फोर्थ शेल, देन हमारे पास है 5, देन 6 और फिर है 7 से काम चल जाएगा। फिर हम बना लेते हैं यहाँ पर अपने प्यारे प्यारे ऑर्बिटल्स। आप लोग जानते हैं कि अगर देखो, आप लोगों को पता है ना यार, n की वैल्यू और l की वैल्यू, l की वैल्यू जो होती है वो होती है 0 से लेकर n-1, मतलब n की वैल्यू से हमेशा पीछे चलेगी। तो अगर n 1 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है ना। तो क्या होता है, 0 s होता है। अगर n इक्वल टू 2 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 और 1, मतलब 1s हो सकता है, और क्या हो सकता है, क्या लिख दिया मैंने, एक सेकेंड, ठीक है, s और p हो सकता है, दो हो सकते हैं ना, 0 और 1, तो क्या हो सकता है, सेकंड शेल का 2s और ये 2p। अगर n इक्वल टू 3 है तो तीन वैल्यूज हो सकती हैं, है ना, s, p और d। थर्ड शेल के हैं तो 3s, 3p और 3d। समझ में आ रहा होगा कैसे बनते थे ये नंबर, है ना। n इक्वल टू 4 है तो चार वैल्यूज होंगी, s, p, d, इसीलिए यहां से f भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो फोर्थ शेल है तो 4s, 4p, 4d और 4f। ऐसे ही हमारे पास ये है s, ये p, ये d और ये f, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, g आ जाएगा। तो ये आपके पास 5s है, ये 5p है, ये 5d है, ये 5f है और ये 5g। 5g की जरूरत है नहीं हमें, मतलब नेटवर्क में तो है, अफबाउ प्रिंसिपल की जरूरत पड़ती नहीं है, उतने एलिमेंट है नहीं, तो पड़ेगी तो आगे बन जाएंगे, ठीक है। फिर आते हैं ऐसे ही सिक्स्थ में, तो 6s और यहाँ पे 6p, ऐसे ही 6d, 7d आ सकते हैं, ठीक है। क्या मैंने सब d लिख दिए हैं, नहीं लिखे हैं, ठीक है। 6d और 4f के बाद 5f, फिर ये आ सकता है 6f, बट हम नहीं लिखते हैं क्योंकि 4f और 5f में पीरियोडिक टेबल खत्म हो जाती है। ऐसे ही 7s है, फिर यहाँ पे 7p है। तो आज शायद अगर तुम लोग हमेशा ऐसे याद करते आए थे कि यार नीचे दो ही होते हैं और ऊपर ऐसे करने, तो ऐसा कुछ नहीं है, आगे इनको बढ़ाया जा सकता है, सब जगह मत बढ़ा देना, ये 5G तक ही हो सकता है ना। ये 7 वाली वैल्यूज, ठीक है, 6 वैल्यूज आ सकती है, तो 6 तक आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो 7s हो सकता है, 7p हो सकता है, ऐसे ही आप इसको आगे चला सकते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन भरने की। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा किसमें, 1s में, इस तरीके से आएगा इलेक्ट्रॉन। फिर इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा किसमें, 2s में। फिर इलेक्ट्रॉन भरा जाता है 2p में, फिर भरा जाता है 3s में। तो ये तो तुम्हें मुझे लगता है आता ही होगा, बस जो मैंने सिखाना था यहाँ पर वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, फिर 4s, फिर 3d, 4p, 5s, फिर 4d आएगा पीछे से, फिर पीछे से आएंगे 5p, फिर 6s में आएंगे, फिर 4f में आएंगे, तो फिर 5d में आएंगे, तो फिर 6p में आएंगे, तो फिर 7s में आएंगे, फिर 5f में आएंगे, तो फिर 6d में आएंगे, तो फिर 7p में आएंगे। ऐसे ही कहानी चलती रहनी चाहिए। तो ये आपने एनर्जी का ऑर्डर यहाँ पर बता दिया है, बस अब इसे हम लगा देते हैं। तो कभी किसी ऑर्डर में डाउट आए तो अब आप लोगों को पता है कि हमारे पास तो कौन सा प्रिंसिपल है, n+l रूल है हमारे पास, तो हम उससे बता सकते हैं। तो इसके और एनर्जी का ऑर्डर अगर हम लगा देते हैं तो ये कुछ ऐसा मिलेगा कि सबसे लो एनर्जी है 1s की, 1s से ज्यादा एनर्जी है किसकी, 2s की, 2s से ज्यादा एनर्जी किसकी है, 2p की, 2p के बाद एनर्जी किसकी है, 3s की, 3s के बाद किसकी एनर्जी है, 3p, 3p के बाद क्या भरा है, 4s, 4s के बाद क्या भरा है, 3d। तो हमारे एटॉमिक नंबर 30 तक तो यहाँ से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब तुम्हें पूरे याद नहीं करने, पेपर में जब जरूरत पड़ेगी तो ये ड्रॉ बना लेना, पूरा ड्रॉ बनाने की जरूरत नहीं है, इससे आगे तुम भूल रहे हो तो थोड़ा सा बनाया और वहां से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किन के लिए है डायग्राम, ध्यान रखेंगे, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन्स, सिंगल वालों के लिए नहीं है, सिंगल वालों में कोई
2s और 2p में ग्रेटर नहीं होगा, 2s और 2p क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर से आप लोग जानते हैं कि s में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, d में 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, f में 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और अगर आपसे पूछा जाए g में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो तुम फिर भूल गए होंगे, है ना। तो किस फॉर्मूले से बताते थे आप इसे, 2l + 1। l आपने जब 0 रखा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, अब यहाँ पे l कितना रखोगे, ठीक है, ये l कितना है, इसके लिए 0 है, इसके लिए 1 है, इसके लिए 2 है, इसके लिए 3 है, तो इसके लिए 4 है। यहाँ पे जब आप 4 रखेंगे तो क्या, सॉरी हाँ तो 2 है, तो 4 × 2 8 + 9 सॉरी 1, ठीक है, तो 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। क्लियर हुआ। तो इसे कहा जाता था, कहा जाता है और कहा जाता रहेगा शायद क्या, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। थोड़ा बहुत यूज कर लेते हैं, चलो इसका कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हम लोग लिख के ट्राई कर लेते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, बहुत बेसिक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूं और आप लोगों ने खुद ही ये बनाने हैं। धीरे धीरे मैं इसमें ट्रिक्स आप लोगों को सिखाऊंगा पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करने की। तो सोडियम है, Cl है आपका 35, ये आप लिखेंगे, फिर Cr लिखेंगे 24, फिर लिखेंगे आप Cu 29। तो चलिए कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो 11 है, आप लोगों को ऑर्डर पता है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d। ये तो बच्चा लग रहा होगा ना तुम्हें, एकदम खेल है ना। चलो 1s2 2s2 2p6 6 4 10 और 1 11, Cl 35, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अब 30 तो यहां तक हो गए। तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, फिर क्या आता है देखो, फिर आता है 4p। ये देखो 3d कहाँ है, 3d है, 3d के बाद क्या आ रहा है 4p, फिर 5s, तो 3d के बाद 4p, तो 3d के बाद आप लिखेंगे यहाँ पे 4p। तो p में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए तुम्हें, अब 5, तो ये हो गया 35। अब आ जाते हैं दो, अच्छा पहले इनको क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। आप लोगों को नोबल गैसेस याद होंगी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनॉन, फिर रेडॉन। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, 2 में 8 ऐड करोगे 10, 10 में 8 ऐड करोगे 18, 18 में 18 ऐड करोगे 36, इसमें 32 ऐड करोगे तो 54, इसमें 32 8 18 18 32, तो यहाँ पे हमने ऐड कर लिया है 54, और फिर ये 32 ऐड करोगे तो यहाँ पे 18 करना होगा, ठीक है, तो ये 86 आ जाएगा। तो ये है, तो सोडियम से पहले कौन सी नोबल गैस आती है, 11 से पहले कौन सी नोबल गैस आती है, 10, नियॉन। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि सर पहले नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन फॉलो होगा, कहाँ तक, 10 तक, ये 10 तक नियॉन आ जाएगा, तो ये नियॉन 10 और बचा हुआ कॉन्फ़िगरेशन 3s1। इन्हीं को हम वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। 35 से पहले कौन सी गैस आएगी, 6 गैस आएगी, 18 आएगी, तो 18 को हटा लो यहाँ से, 6 4 10 2 12 6 18, ये हो गया 18। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बचा लास्ट में, 4s2 3d10 4p 5, राइट, क्लियर हुआ। अब आते हैं Cr24 में। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, बचे कितने, 4, 3d4। लेकिन आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे होता है एक एक्सेप्शन कि D4 क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो S अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, D को। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाता है फिर, 1s2 2s2, उसका रीजन भी आज तुम्हें बताएंगे। 3s2 के हाफ फील्ड क्यों स्टेबल होते हैं, 3p6 और 4s1 हो जाएगा और 3d क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, जिससे ये क्या हो जाता है बच्चों, ये हो जाता है हाफ फील्ड। तो ये हाफ फील्ड बनने के लिए ही क्या कर रहा है,
ये हाफ फिल्ड बनने के लिए अपने एस के एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास शिफ्ट कराता है, ठीक है। तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। अब डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन मुझे बता दो इसका। Cr24 से पहले कौन सी नोबल गैस आ रही है? 18, तो ये हो गया आपका 18। तो ये हो गया Ar18, आर्गन 18। फिर बचा क्या वो लिख लो। तो बचने में बचा है 4s1 और बचा है 3d5। क्लियर हुआ? ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब ऐसे ही आप 29 का बना लो, Cr29 बनाओ। तो क्रोमियम तो हो गया है, वेट, Cr के नीचे W, ठीक है, क्रोमियम के नीचे आता है W। उसका कॉन्फ़िगरेशन भी ऐसे ही होता है, बस W में क्या होगा, आर्गन की जगह क्रिप्टॉन आ जाएगा, 4s की जगह 5s आ जाएगा, 3d की जगह 4d आ जाएगा। तो अब बात करते हैं Cu29 की। तो ये आएगा आपके पास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10। 9 होना चाहिए था, इसने भी क्या करा, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर लिया। तो फुल्ली स्टेबल, तो फुलफिल्ड हो गया, इसलिए ये स्टेबल है। नोबल गैस अगेन यहाँ पे वही है, Ar18, 4s1, 3d10। Cu के नीचे Au, Ag में भी ऐसा ही मिलेगा, Au में भी ऐसा ही मिलेगा। सब जगह क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि सारे कॉन्फ़िगरेशन आप हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड से नहीं बता सकते। सारे एक्सेप्शन जो बता सकते हैं, इसीलिए उन्हीं के बारे में पढ़ा जाता है। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमें इसमें और क्या समझना है, स्टेबिलिटी जो मैं अभी आप लोगों से कह रहा था कि क्यों होते हैं हाफ फिल्ड स्टेबल, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हेडिंग बना लेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड शेल्स। स्टेबिलिटी ऑफ हाफ एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स या फिर शेल्स। दो रीजन है। एक रीजन है हमारे नेचर का, ठीक है। बाय नेचर हम कहते हैं कि यार जो भी चीजें सिमेट्री होती हैं वो स्टेबल होती है, ठीक है। तो इसमें कोई लॉ नहीं लगा रहे हैं हम, इसमें हम प्रकृति का लॉ लगाते हैं कि हर चीज सिमेट्रिकल होती है तो वो ज्यादा बेटर होती है, स्टेबल बनती है। तो इसलिए जो D5 है या फिर D10 है वो सिमेट्रिकल है काफी, यानी कि यहां पर या तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो तो अच्छा लगेगा, हर एक रूम में एक बंदा है, या तो हर एक रूम में फिर क्या है, दो दो बंदे हैं, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम ओवरलैप से ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो तब इसे आप कहेंगे कि ये सिमेट्रिकल है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट होता है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो होता है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। दूसरा पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ये आपने ध्यान रखना है। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है? लेट सपोज ये है आपके पास 5 d ऑर्बिटल, ठीक है। तो 1 2 3 4 5। तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये आपके पास 5 d ऑर्बिटल आपको नजर आते हैं, राइट। तो इसमें जो है 5 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए, मतलब D5 के बारे में मैं पहले आपको समझा रहा हूं, फिर आप ये भी जान पाएंगे कि D5 और D10 में कौन ज्यादा स्टेबल होता है। पता है क्या तुम लोगों को? नहीं पता है? देख लेते हैं। तो होता क्या है कि जब ये 5 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए गए हैं तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है, मतलब सेकंड वाले को पहले वाले में डाल दो, पहले वाले को सेकंड वाले में डाल दो, कोई फर्क नहीं पता चलेगा, कॉन्फ़िगरेशन में नहीं पता चलेगा। इसको इसके साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, 2 एक्सचेंज, 3 एक्सचेंज और ये 4 एक्सचेंज। मतलब पहला वाला जो इलेक्ट्रॉन है कितने एक्सचेंज कर सकता है? 4। ऐसे ही ये वाला, इस वाले ने पहले, सेकंड वाले ने पहले के साथ तो कर ही लिया है, दूसरे के साथ कर सकता है, तीसरे के साथ कर सकता है, चौथे के साथ। तो कितने एक्सचेंज? 3 एक्सचेंज। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये वाला 1 और ये 2, ये कितने एक्सचेंज? 2। अब बचा ये कितने एक्सचेंज? सिर्फ 1। तो कितने एक्सचेंज हो गए? 4
+3 +2 +1, तो 3 3 6 और ये 10। तो जितने ज्यादा एक्सचेंज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स में उतनी ही एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है और ये स्टेबल बनते हैं। अब यही बात अगर आप D10 में करते हैं, अगर यही बात आप किस में करें, D10 में करें, तो 1 2 3 4। अब यहां पर भी यही है, पहले आप क्या करो, सिर्फ ऊपर की तरफ भरे वाले इलेक्ट्रॉन देखो। देखो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन मतलब +12 क्लॉकवाइज स्पिन वाला एंटी क्लॉक के साथ तो एक्सचेंज नहीं होगा, फिर तो नया बन जाएगा ना। जैसे मान लो तुमने कहा कि सर सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन जो है हमने एक्सचेंज कर दिया, 1 2 3 4 और ये 5। अब तुमने अगर इसका उल्टा वाला इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर दिया इसके साथ, सेकंड वाले के साथ, ठीक है, सेकंड वाले के साथ तुमने इसके साथ इसको एक्सचेंज कर दिया मान लो, तो फिर तो ये ऐसे हो जाएंगे ना, और यहाँ पे दोनों ऐसे हो जाएंगे, तो ये तो तरीका गलत है ना। तो सिर्फ ऊपर वाले एक्सचेंज होंगे और नीचे वाले एक्सचेंज, तो इसका मतलब क्लियर है कि सर ऊपर वालों से भी 10 आएगा और नीचे वालों से भी कितना आएगा, 10। तो यहाँ पे एक्सचेंज कितने होते हैं, 20। तो यहाँ पे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास D5 है, या जो जब हमेशा जो भी फुलफिल्ड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू हाफ फिल्ड। ऐसे ही आप P के लिए भी बात कर सकते हैं, राइट। तो ये था स्टेबिलिटी का रीजन। आई होप बातें समझ में आ गई होंगी। तो क्या कहा हमने, स्टेबिलिटी के लिए 2 रीजन है, एक है कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहता है बच्चा, स्टेबल होना चाहता है, राइट। और दूसरा क्या है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो किसमें ज्यादा है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो ये कहानी थी हमारे स्टेबिलिटी की। अब इसी में हम आगे बढ़ते हुए पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और दूसरा हुंड्स रूल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चंस कराए थे तो वहां पर भी हम लोगों ने बात की थी इसके बारे में, ठीक है। आउटबाउ प्रिंसिपल क्या होता है और साथ में पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, सॉरी आउटबाउ तो अभी बात किया है, पाउलीज प्रिंसिपल क्या है। तो चलो देख लेते हैं। अब हमें नया पेज लेना होगा, चलो तो बात करते हैं पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड्स रूल के बारे में। तो हुंड्स सर ने हमें क्या सिखाया वो हमें पता होना चाहिए। हुंड्स रूल, हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, स्टेटमेंट लिखा हूं क्या, मैं बोल देता हूं यार स्टेटमेंट, ठीक है। हुंड्स रूल लिख लो। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, जिनकी एनर्जी क्या हो, सेम हो। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी वालों को बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स यानी कि सेम एनर्जी विल बी फिल्ड वन बाय वन, filled by one electron each having the same spin and then only pairing of electron will take place। यानी इन्होंने कहा कि अगर सेम एनर्जी के ऑर्बिटल हैं, जैसे P है, तीनों की एनर्जी सेम है, Px, Py और Pz की, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे वो पहले सेम स्पिन वाले होंगे, वो भरे जाने के बाद ही इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, एंटी स्पिन आने वाले हैं, ठीक है, उससे पहले नहीं आएंगे। अब यहां पर और कोई अगर आप तरीका अप्लाई करते हैं तो वो गलत होगा। अगर आपने ऐसा किया तो ये भी गलत है। तो आपने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर नहीं भरने, जैसे आपने 3 इलेक्ट्रॉन भरने थे आपने ऐसे भर दिए। आपने हमेशा पहले इलेक्ट्रॉन कैसे भरने होंगे, सेम स्पिन वाले ही भरने होंगे। ये तरीका था इलेक्ट्रॉन्स भरने का हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग, राइट। बहुत बेसिक सा रूल है, ऐसा कुछ मुश्किल है नहीं इसमें। तो इसके बाद पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। तो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी मैंने बता दिया है, बस यहाँ पर अब एनर्जी के साथ हमेशा ये फॉर्मूले साथ में चलते हैं, ठीक है। तो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इनका कहना यह है फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। इसका स्टेटमेंट पढ़ देता हूं मैं, आप लिखना चाहें तो लिख लेना, लिख ही लेना वैसे एक बार। It states that no two electron can have the same value of all four quantum number। तो किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम
नहीं होंगे। सेम शेल हो सकते हैं, सेम सब शेल हो सकते हैं, ठीक है। सेम क्या हो सकते हैं, सेम ऑर्बिटल हो सकते हैं, ठीक है, बट कभी भी स्पिन सेम नहीं होगा। एक स्पिन अगर प्लस हाफ है तो दूसरा क्या होगा, माइनस हाफ। तो हुम्स रूल मिलते हुए ये इस बात को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। तो एनी टू इलेक्ट्रॉन ऑल फोर क्वांटम नंबर कैन नेवर बी सेम। तो इसे कहा जाता है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये यहां तक की कहानी आई होप आप लोगों के समझ में आ गई है। तो अब हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई के बारे में। तो चलिए देखते हैं, एक और नए सेगमेंट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो अब हमारा टॉपिक होने वाला है एटॉमिक रेडियाई। तो देखो क्या होता है एटॉमिक रेडियाई। आप सभी जानते हैं कि सर एटॉमिक रेडियाई क्या है। न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, एटॉमिक रेडियाई कहा जाता है। तो लिख सकते हैं आप यहाँ पर डेफिनेशन, इट इज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या आप कह दें डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसे कहा जाता है एटॉमिक रेडियस। जैसे ये न्यूक्लियस, या इफेक्टिव डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, प्रोबेबल डिस्टेंस बोल सकते हैं, एवरेज डिस्टेंस बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, फिक्स तो है नहीं अपनी जगह पे। तो ये होती है हमारी एटॉमिक रेडियाई। अब एटॉमिक रेडियाई जो होती है हमारे पास, हर कोई एटम फॉर्म में तो मिलता नहीं है, तो अलग अलग टाइप की होती है। तो जैसे हमारे पास होती है कोवेलेंट रेडियाई, एक रेडियाई होती है हमारे पास कोवेलेंट रेडियाई। फिर उसके बाद हम एक रेडियाई देखते हैं मेटालिक रेडियाई, यानी कि मेटल्स के लिए जब हमें बात करनी होगी तो वो कुछ अलग तरीके से बात होगी, मेटालिक रेडियाई। और उसके बाद जो है हमारे पास आती है वॉन्डरवॉल रेडियाई, वॉन्डरवॉल रेडियाई। और फिर चौथी आती है हमारे पास आयनिक रेडियाई। तो आयनिक रेडियाई को बेसिकली अलग ही पढ़ा जाता है, आपके सिलेबस में भी अलग दी है। तो एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई इस तरीके से दिया है, बेसिकली सब रेडियस के ही पार्ट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं वन बाय वन हम इन्हें। तो सबसे पहली हेडिंग हम लोग लिखते हैं कोवेलेंट रेडियस के बारे में। तो सबसे पहली रेडियस हम पढ़ेंगे कोवेलेंट रेडियाई। तो कोवेलेंट रेडियाई क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्ड से दो एटम जब जुड़ेंगे, लेट सपोज ये हमारे पास दो कोवेलेंट बॉन्ड एटम हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं, दोनों एटम हमारे पास सेम साइज के हैं, लाइक H2 है, Cl2 है ना। तो इनके बीच की डिस्टेंस, ये ओवरलैपिंग है क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है, इनकी बीच की डिस्टेंस का हाफ करना है। मान लो ये ए एलिमेंट, ए एटम है, तो ये भी कैसा होगा, ए। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डी हो गई, और इसका क्या करना है आपने, हाफ। तो कौन सी रेडियस निकलेगी, कोवेलेंट। तो इट इज द हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंट बॉन्डेड एटम। कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए दो एटम्स, उनकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का क्या करना है आपने, हाफ करना है। उसी को क्या कहा जाता है, कोवेलेंट रेडियस कहा जाता है, राइट। तो ये फॉर्मूला तब है जब बोथ एटम्स कैसे हों, सेम हो, बोथ आर सेम। अगर दोनों एटम सेम है तो आप ये बात कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों एटम सेम नहीं है तो फिर हम क्या करें, क्योंकि वहां तो फिर बराबर नहीं आएगा। जैसे एक हाइड्रोजन है और एक Cl है, तो यहाँ तो कहानी अलग है। तो हाइड्रोजन और Cl के केस में हम क्या करेंगे, दोनों एटम अलग अलग हैं, एक एटम A है तो एक एटम B है। तो फॉर डिफरेंट एटम्स के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास कोवेलेंट रेडियस के लिए, ठीक है। तो इसके लिए आप फॉर्मूला लिख लेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये होता है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ A एंड B। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास RA, रेडियस ऑफ A
रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09। सॉल्व तो करना है, कहीं नहीं करना होता है, वो पहचानने की जरूरत होनी चाहिए, हो सकती है हमें। ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, किसमें है ये, एंगस्ट्रॉम में, राइट। तो ये इस तरीके से इसे कैलकुलेट किया जाता है, जहां पे आर ए क्या है, आर ए कैसे निकाला जाएगा, ए से ए का जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा उसके बीच की डिस्टेंस का हाफ, बी यानी कि कोवेलेंट रेडियस है अपने आप में, तो बी और बी एटम्स के बीच की डिस्टेंस का हाफ करके इसे निकाला जाएगा। ये आपका एक कांस्टेंट है, और डेल्टा एक्स क्या है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैं यहां लिख देता हूं इसे, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये फॉर्मूला शायद तुमने नहीं देखा हो ज्यादातर बच्चों ने पहले, तो सेम एटम्स के लिए तो हाफ कर सकते हो, बट डिफरेंट एटम के लिए आप हाफ नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहां पे आप लोगों को इस फॉर्मूले को अप्लाई करना होता है, राइट। क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आते हैं हम लोग कोवेलेंट रेडियस के बाद हमारे पास आता है, अब आते हैं मेटालिक रेडियस पे। मेटालिक रेडियाई, आप लोगों ने कभी सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा ना, जीवन में कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा। पढ़ा था सर, भूल गए। तो मेटालिक रेडियाई क्या है, किसी भी मेटल क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स होते हैं हमारे पास, लेट सपोज हमारे पास कोई ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, ये क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, इसमें एटम्स की लोकेशन है कुछ, ठीक है। तो मान लीजिए सबसे नियरेस्ट वाली जो एटम है वो ये है, और उसके बाद यहीं पर एक एटम बैठा है कॉर्नर पे, ठीक है। तो सबसे क्लोजेस्ट वाले एटम लेने होते हैं। मान लो एक एटम ये होता और दूसरा एटम यहां बैठा होता, और सबसे नजदीक यही होता, तो इनकी बीच के डिस्टेंस मेजर करते। तो सबसे क्लोजेस्ट एटम की बीच की डिस्टेंस का यहां भी क्या करना है, हमें हाफ करना है। तो यहाँ पे इसके बीच की डिस्टेंस, इसके बीच की डिस्टेंस, ये एटम भी ए ही होगा, ये एटम भी ए होगा, तो इन दोनों की बीच की डिस्टेंस का क्या करना है, हाफ करना है। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होने वाले मेटल्स क्लोजेस्ट एटम की बीच की डिस्टेंस का हाफ करना है, तो उसे कहा जाता है मेटालिक रेडियस, राइट। फिर आते हैं वॉन डेर वाल रेडियस में। वॉन डेर वाल रेडियाई, ठीक है। तो वॉन डेर वाल रेडियाई की हम लोग बात करते हैं। तो वॉन डेर वाल रेडियाई क्या होती है, वॉन डेर वाल इंटरेक्शन समझते हैं, जब कोई बॉन्ड ना हो, जैसे ये हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है H2, ये दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का दूसरे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से कोई भी बॉन्ड नहीं है, लेकिन ये जो नियरेस्ट वाले एटम है इनके बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा, तो इसी की बीच की डिस्टेंस का क्या करना है, तुम्हें हाफ करना है। तो ये ए एटम है, ये ए एटम है, इसके बीच की डिस्टेंस का क्या कर दो, हाफ कर दो, ठीक है। तो उसे आप कौन सी रेडियस कहते हो, वॉन डेर वाल रेडियस। तो ये काफी बड़ी होगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो सबसे ज्यादा बड़ी होती है वॉन डेर वाल रेडियस, फिर आती है मेटालिक, फिर आती है कोवेलेंट। अब मेटालिक तो सबको पता चल जाता है कि यह मेटल्स के लिए यूज होगा, कंफ्यूजन होता है वॉन डेर वाल और कोवेलेंट में। वॉन डेर वाल रेडियस बेसिकली वहां बात की जाती है जहां पर बॉन्ड फॉर्म नहीं होते, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनते। जैसे हाइड्रोजन के केस में हम क्यों ही बात करना चाहेंगे, हम बात करना चाहेंगे इसे हीलियम के केस में। हीलियम और हीलियम बॉन्ड तो बनाते नहीं है, मेटालिक फॉर्म में भी नहीं रहते, तो हम इनके जितना ही क्लोज हम ला सकते हैं इनको सॉलिड स्टेट में, उनकी बीच की डिस्टेंस का क्या करेंगे, हाफ करेंगे। तो बेसिकली जो वॉन डेर वाल रेडियस होती है वो पढ़ी जाती है कि इनके लिए, नोबल गैसेस के लिए। नोबल गैसेस में भी उनके लिए जो बॉन्डिंग नहीं करते हैं, जैसे नियॉन नहीं बनाता है कंपाउंड, लेकिन आप जानते हैं जिनॉन और क्रिप्टन तो कंपाउंड बना लेते हैं, है ना। तो उनके लिए बेसिकली इसको स्टडी नहीं किया जाता है। तो नियॉन वगैरह के लिए हम कौन सी रेडियस यूज करेंगे, वॉन डेर वाल। क्लियर हुआ। तो तीनों रेडियस समझ में आ गए। कोवेलेंट में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए एटम की बीच की डिस्टेंस का क्या करना है, हाफ करना है। ये रही आपकी कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए एटम की बीच की डिस्टेंस का हाफ करो। अगर डिफरेंट एटम है तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करना है। मेटालिक रेडियस में मेटालिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होने वाले क्लोजेस्ट एटम के बीच की डिस्टेंस का हाफ करना है। वॉन डेर वाल रेडियस तो एडजेसेंट एटम जो इंटरेक्शन करेंगे, कोई बॉन्ड नहीं करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे,
उसके बीच की डिस्टेंस क्या क्या करना है, हाफ करना है, तो उसे कहा जाता है वॉन डेर वाल रेडियाई। तो ये थी आपकी तीनों टाइप की रेडियस। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके वेरिएशन के बारे में, और चलो देख लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसके पीरियोडिक वेरिएशन के बारे में। तो बहुत सिंपल वेरिएशन है। तो वेरिएशन हम पहले देखेंगे डाउन टू ग्रुप। तो पीरियोडिक टेबल में जब आप नीचे जाएंगे, डाउन टू ग्रुप, तो आप लोग जानते हैं कि जब आप पीरियोडिक टेबल में नीचे जाते हैं तो शेल्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो डाउन टू ग्रुप जाने पर क्या होगा, नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। जैसे आपके पास है लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, 2,1। लिथियम के नीचे आ जाता है सोडियम, एटॉमिक नंबर 11। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,8,1, 3 शेल आ गए। फिर नीचे जाते जाते शेल्स बढ़ेंगे। तो पहले आपके पास 2 ही शेल थे, अब आपके पास 3 शेल हैं। तो जैसे जैसे शेल्स बढ़ेंगे तो रेडियस भी क्या होती है, बढ़ती है। तो डाउन टू ग्रुप जाने पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, तो रेडियस भी क्या होती है आपकी, बढ़ती है। तो पहला मंत्र तो ये है जो पूरे चैप्टर में काम आने वाला है। फिर डाउन टू ग्रुप के बाद हम बात करते हैं अलोंग दी पीरियड। अलोंग दी पीरियड क्या होता है, अब देखो अलोंग दी पीरियड अगर आप जाते हैं तो शेल्स तो वहां पर नहीं बढ़ते हैं। और देखें अगर आप, तो लिथियम है, लिथियम के बाद आएगा बेरिलियम, फिर आएगा बोरॉन। तो इसे आप लिखते हो 2,1, इसे लिखते हो 2,2, इसे लिखते हो 2,3। तो शेल तो सेम है ना। तो होता क्या है, जब आप आगे जाते हैं तो यहां पर बढ़ते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं। शेल्स वही है, इमेजिन करो कि तुम किसी क्लासरूम में हो, तो सिर्फ 2 लाइंस है, वहां पर 2 बेंचेस है, बड़ी सी मतलब पूरी लाइन बनी है। तो तुम हो न्यूक्लियस, यानी कि तुम आगे खड़े हो, तुम बोलना स्टार्ट करते हो, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। शेल नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन लाइनें तो 2 ही, बच्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, उसमें बैठते जा रहे हैं, बैठते जा रहे हैं, बैठते जा रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हारा इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जाएगा, तुम और ज्यादा एक्साइटेड और ज्यादा एनर्जी के साथ पढ़ाओगे। 2 ही बच्चे बैठे हैं क्लास में, क्या एनर्जी आएगी तुम्हें पढ़ाने में। जैसे ऑनलाइन में पढ़ाना है इसीलिए तो मुश्किल होता है, एनर्जी जैसी नहीं आती है, क्योंकि आप लोग हमें नजर नहीं आ रहे होते हैं, ठीक है। तो एनर्जी नहीं आती, कहते देखो नींद सी आ गई, ठीक। तो क्या कह रहा था मैं आप लोगों से, हाँ, तो मैं खड़ा हूं यहाँ पर और 2 ही लाइन है, उसमें बच्चे बढ़ते चले जाएं, तो मैं और जोर से बोलने लगूंगा, और जोर से बोलने लगूंगा, तो बच्चों की डिस्टेंस तो नहीं बढ़ रही है, यहीं पे तो है अभी। तो इसलिए उनके लिए मेरा अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, उनको आवाज बहुत जोर से आएगी, तेज आएगी, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि जैसे जैसे आप अलोंग द पीरियड जाते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ने से साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये कुछ हमारे पास कहानियां हैं। तो अगर हम बात करें एटम में सीरीज में लगाने की, तो लिथियम से आगे जाएंगे, बेरिलियम छोटा हो जाएगा, बोरॉन और छोटा हो जाएगा, कार्बन और छोटा हो जाएगा, नाइट्रोजन और छोटा हो जाएगा, ऑक्सीजन और छोटा, फ्लोरीन और छोटा। क्या नियॉन भी छोटा होगा, नहीं होगा। तो एक ट्रेंड तो ये मिल गया, क्योंकि मैंने अभी बताया था नियॉन के लिए कोवेलेंट रेडियस की डिस्कशन नहीं होगी, वहां पर डिस्कस की जाती है कौन सी रेडियस, वॉन डेर वाल रेडियस, इसीलिए वो सबसे आगे आ गया है। वॉन डेर वाल रेडियाई की बात यहाँ पे की जाएगी, क्लियर हुआ। तो ये कहानी थी हमारे पास। अब एक एक्सेप्शन में यहाँ पे आप लोगों को डाउन टू ग्रुप में दिखा देता हूँ, जो कि मेन ग्रुप में भी पढ़ना होता है, इसलिए इसको कोई कहीं पढ़ा देता है, कोई कहीं पढ़ा देता है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ आपको। देखो डाउन टू ग्रुप अगर आप इस फैमिली में जाएं, बैंगन आलू गाजर इन थैली, ठीक है। तो बोरॉन, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम आ रहा है, उसका साइज बड़ा होना चाहिए। फिर आ रहा है गैलियम, फिर आ रहा है इंडियम, फिर आ रहा है थैलियम, लेकिन ऐसा साइज देखने को नहीं मिला। रियलिस्टिक ऑर्डर जो आया वो आया, बोरॉन के बाद आया गैलियम, गैलियम से बड़ा निकला एल्यूमिनियम, और इंडियम और थैलियम ऑलमोस्ट सेम निकल गए,
सिर्फ 2 पिकोमीटर का डिफरेंस। तो क्या हुआ ऐसा? अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें, अगर आपके आसपास लगी है, तो आप देखेंगे कि गैलियम से पहले डी इलेक्ट्रॉन्स भरने लगे हैं। गैलियम से पहले डी इलेक्ट्रॉन्स भरने लगे हैं। तो होता क्या है कि जो हमारे पास डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल और ये थर्ड शेल, तो यहाँ पे 3D आ गए और उसके बाद हमारे पास कोई शेल है 4s और 4p वाला। तो डी में इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। डी में 10 इलेक्ट्रॉन जब आए अचानक से, तो 10 प्रोटॉन्स भी आए होंगे, अट्रैक्शन भी बड़ी होगी। अब जब अट्रैक्शन बढ़ी, अब हमें पता है कि डी की शील्डिंग क्या होती है, कम। मतलब ऐसा है कि मैंने क्लासरूम में एक बड़ी लाइट लगा दी, क्योंकि बच्चों ने कहा सर हम इस लाइट के आगे से ना, बल्ब के आगे से स्क्रीन लगाएंगे। ठीक है, समझना जरा, एक सेकंड। हाँ, तो बच्चों ने कहा सर जो ये एलईडी बल्ब है हमारा, इसके आगे हम स्क्रीन लगाने वाले हैं। ठीक है, मैंने कहा लगाना, तो मैंने कहा बल्ब की इंटेंसिटी हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो मैंने बढ़ाई, तो हुआ क्या, मैंने बल्ब की इंटेंसिटी बहुत बढ़ा दी। तुमने कहा सर हम 10 इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहे हैं डी के, इसकी शील्ड लगाएंगे, ये लोग कवर करेंगे लाइट को। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा यार पावर बहुत बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि 10 लोग आ रहे हैं। लेकिन मुझे पता चला कि यार इनकी शील्डिंग तो बहुत बेकार है, इनके पास ऐसी पावर ही नहीं है जो ये लाइट को ज्यादा रोक सके। लेकिन मैंने तो तैयारी पूरी कर दी है, मैंने तो अट्रैक्शन बढ़ा दिया। तो होगा क्या, बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्शन ज्यादा फील होगा, क्योंकि मैंने अट्रैक्शन पावर बढ़ा दी और जिन्होंने रोकना था वो उस लायक नहीं है। तो इस वजह से कहते हैं हम कि यहाँ पर हो गई शील्डिंग। तो शील्डिंग की वजह से गैलियम का साइज क्या हो जाता है, छोटा, और एल्यूमिनियम का बड़ा। लास्ट में आते हैं, जब लास्ट में आते हो तो यहाँ पे आती है 4f शील्डिंग। जब 3D की शील्डिंग इतनी खराब है तो 4f की कितनी खराब होगी। 4f की शील्डिंग ऐसे है कि मान लो तुमने कहा कि सर हमने एक स्क्रीन लगाई है, मैं कह रहा हूँ कहाँ है, आपको कैसे लगाई है, उनका दिख ही नहीं रही यार, कितनी बेकार शील्डिंग लगाई है तुमने। और इलेक्ट्रॉन तो मैंने 14 बढ़ा दिए होंगे ना f में, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो मैंने अट्रैक्शन बहुत बढ़ा दी है, लेकिन शील्ड करने वाला कोई नहीं था, तो साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो बढ़ना चाहिए था लेकिन कम हो जाता है, तो साइज क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट सेम। तो 2 रीजन याद रखो फिलहाल अभी, डी शील्डिंग और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। 4f शील्डिंग को ही क्या कहा जाता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो ये कहानी थी आपकी एटॉमिक रेडियाई के बारे में। अब लास्ट बस हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, आयनिक रेडियस के बारे में। आयनिक रेडियस के बारे में, तो आयनिक रेडियस के बारे में कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, क्वेश्चन ही होते हैं इससे सीधे। तो आयनिक रेडियस कैटायनिक रेडियस होती है, एनायनिक होती है। एक कैटायन जैसे Na पॉजिटिव की रेडियस होगी सेंटर से न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरी एनायनिक रेडियस होगी Cl नेगेटिव है मान लो, तो ठीक है, सेंटर से न्यूक्लियस की डिस्टेंस, तो उसे हम बोल देंगे एनायनिक रेडियस। तो यहां पे हमें कुछ पॉइंट देखने, हमेशा ही जो एनायन होगा वो बड़ा होगा अपने पेरेंट एटम से, और कैटायन क्या होगा, हमेशा ही छोटा होगा। ये हमेशा सत्य रहेगा, क्योंकि नेगेटिव आने से रिपल्शन आएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और प्रोटॉन्स कम है। तो पहले जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे थे। अब 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेंगे, तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो साइज बढ़ जाएगा। इस वाले में अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन्स तो उतने ही है। अब 10 प्रोटॉन जो है पहले 10 को अट्रैक्ट कर रहे थे, अब 10 प्रोटॉन जो है वो 9 को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ज्यादा अट्रैक्शन होगा, तो साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, फिर इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो हमें ध्यान रखने, जैसे पहला अगर हम पॉइंट देखें, इफ द शेल नंबर इंक्रीजेस आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस। सीधे एग्जांपल से बताता हूं मैं आपको, जैसे F नेगेटिव है, फिर Cl नेगेटिव है, फिर Br नेगेटिव है, और ये आपका है I नेगेटिव। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये फर्स्ट शेल में, ये सेकंड शेल में, थर्ड शेल में, तो आप सीधी सीधी बात दिख रही है, साइज बढ़ रहा है यहाँ पर ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रही है। दूसरा है कि अगर हमारे पास कैटायन का चार्ज बढ़े, तो चार्ज ऑन कैटायन इंक्रीजेस, तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा अट्रैक्शन बढ़ेगा, साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जैसे Fe2 पॉजिटिव बड़ा होगा किससे, Fe3 पॉजिटिव से। ठीक है, ऐसे ही Na पॉजिटिव जो है वो बड़ा होगा किससे, Mg2 पॉजिटिव से। एक पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट लिख लो,
अगर आपके पास एनायन है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, जैसे O-2 है, N3 माइनस है, तो जिसपे ज्यादा माइनस होगा वो आपका क्या होगा, ज्यादा साइज का होगा। जबकि दोनों में इलेक्ट्रॉन क्या है, बराबर है। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 और आ गए। नाइट्रोजन में 7 थे, 1 सेकंड, 5 थे लास्ट में, तो 3 और आ गए। यहाँ भी 8 हो रहे हैं, वहां भी 8 हो रहे हैं। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पिन जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, उतना ज्यादा साइज क्या हो जाता है आपका, इंक्रीज होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर में यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो आपको पता है कि अलॉन्ग द पीरियड साइज क्या हो रहा है, कम। तो अलॉन्ग द पीरियड में फ्लोरीन आता है। तो F नेगेटिव आयन है हमारे पास, फिर उससे बड़ा है Cl नेगेटिव आयन, फिर उससे बड़ा है Br नेगेटिव आयन। कहोगे सर आप इसमें नया क्या है, उसके बाद नया ये है बेटा H नेगेटिव। अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछता कि यार F नेगेटिव और H नेगेटिव में किसका साइज बड़ा है, तो शायद आप कंफ्यूज होते और कहते हैं H नेगेटिव। लेकिन ये एक लौता एलिमेंट है जहां पर अब 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 क्या है, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है यहाँ पर, प्रोटॉन है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो कितना आता है, यहाँ पर 2 आ जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 प्रोटॉन, ठीक बोल रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन एक, हाँ एटॉमिक नंबर 1 तो 1 प्रोटॉन। तो H नेगेटिव को आप हल्के में मत लेना, ठीक है, ये इतना छोटा नहीं है, तो काफी बड़ा मॉलिक्यूल है। H पॉजिटिव तो बहुत छोटा होता है, लेकिन F नेगेटिव सबसे स्मॉल है, ठीक है। तो बस लेक्चर भी हमारा ये कंप्लीट हो गया है। तो एटॉमिक रेडियाई तक हम लोगों ने बात कर ली है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे होंगे आयनाइजेशन, एंथैल्पीज वगैरह के बारे में, और इसी तरीके से कहानी आगे चलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैप्पी लर्निंग, कीप इट।